जब भी हम फिल्मों में या कहीं किसी जगह पर सुनते हैं कि हत्या के दोषी को अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत उसे दोषी पाया है और उसके बाद न्यायालय उस आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत उसे सज़ा सुना देती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 307 और 120 बी और उसके साथ ही बात करेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के बारे में, यानी चारों धाराओं के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या क्या सज़ा है, क्या क्या प्रावधान है और कैसे इसमें जमानत होती है या फिर जमानत नहीं होती है, और 120 भी कब लगाया जाता है और फिर धारा 34 कब लगाया जाता है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों मैं हूं कुमार प्रदीप, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पे पुराने हैं तो बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों लगभग 8-10 दिन से वीडियो मैं नहीं बना पा रहा था क्योंकि मैं लखनऊ गया हुआ था। वहाँ पर काफ़ी मस्ती किए हम लोग, काफ़ी अच्छा एंजॉय किए, कुछ काम था इसकी वजह से हम लोग गए थे। तो आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के बारे में। इसमें बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति है किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या कर देता है तो उस समय यह देखा जाता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में जो शर्तें हैं उसे अगर पूरा करता है तभी केवल जा करके भारतीय दंड संहिता की धारा 302 उस व्यक्ति पर लागू होती है। लेकिन जब भी न्यायालय में 302 के तहत मुकदमा चला जाता है तो जिरह के समय यह प्रूफ करना पड़ेगा कि जिसने उस व्यक्ति की हत्या की है उसका पूरा इरादा था हत्या करने का। अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसी परिस्थितियों में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 की जगह पे भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत उसे सज़ा दी जाती है। अब इन दोनों धाराओं में क्या फ़र्क होता है सज़ा का, अब बात करते हैं। इन दोनों में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में मृत्युदंड, आजीवन कारावास या आर्थिक दंड से दंडित किया जाता है, और भारतीय दंड संहिता की धारा 304 में बताया गया है कि इसमें केवल आजीवन कारावास या 10 वर्षों तक कारावास की सज़ा हो सकती है। इन दोनों में यही फ़र्क होता है। अब बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के बारे में। तो आईपीसी 1860 की धारा 307 में यह बताया गया है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हत्या करने के प्रयास के लिए सज़ा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आसान भाषा में कि कोई व्यक्ति है किसी दूसरे व्यक्ति को जान से मारने की कोशिश करता है लेकिन वह व्यक्ति बच जाता है, तो ऐसे परिस्थितियों में भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत उसे सज़ा दिया जाता है। इसमें सज़ा क्या है अब जान लेते हैं। इसमें सज़ा दिया गया है आजीवन कारावास या 10 वर्षों तक उसे आर्थिक दंड भी दिया जा सकता है। आजीवन कारावास भी है और प्लस उसके साथ 10 वर्षों तक भी कारावास हो सकता है या फिर आर्थिक दंड भी दिया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 307 में यह बताया गया है। अब बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी के बारे में। इसमें क्या सज़ा है, क्या प्रावधान है, इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों आमतौर पर पुलिस वाले एफआईआर में 120 बी को जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ देते हैं? इसका मतलब ये होता है कि दो व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति कोई अपराध कर देता है और दूसरे व्यक्ति को, जो उसका दोस्त है, उसको मालूम भी नहीं होता है। तो मान लीजिए वो उसके साथ गया हुआ था और अपराध करते समय वो देखा हो या न देखा हो, वह उसका दोस्त हो, तो ऐसी परिस्थितियों में जो मुख्य आरोपी को जो सज़ा होगी, मान लीजिए 302 के तहत उसे उम्र कैद की सज़ा हो जाए या फिर फांसी की सज़ा हो जाए, तो जो उसका दोस्त है, उसके साथ गया हुआ था, उसका मित्र है, तो वही धारा और वही सज़ा उसको भी होगी। तो दोस्तों यह तो रही भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 134 के बारे में। तो दोस्तों इसमें भी वही प्रक्रिया है कि अगर आपके 4 मित्र हैं और उन चारों में से 2 लोग मिलकर के कोई षड्यंत्र रचे हों किसी की हत्या करने के लिए, और उस हत्या के बारे में बस 2 ही लोग जानते हों, बाकी 2 दोस्त हैं उन लोगों को नहीं मालूम है, और वो चारों लोग कहीं पर घूमने जाते हैं, तो जो लोग षड्यंत्र रचे थे उसमें से एक कोई जाता है और उस षड्यंत्र का अंजाम देता है, यानी हत्या करके चला आता है, और पुलिस द्वारा उन चारों लोगों को पकड़ लिया जाता है। तो ऐसे परिस्थितियों में जो मुख्य आरोपी है, तो जो सज़ा और जो धारा उस पर लगेगी, मान लीजिए 302 के तहत उसे सज़ा दी जाएगी, उम्र कैद या फांसी की सज़ा दी जाएगी या फिर आर्थिक दंड की सज़ा दी जाएगी, तो जो मुख्य आरोपी को सज़ा होगी वही इन तीनों लोगों के ऊपर वही सज़ा होगी और वही उसी तरह से इन लोगों को भी भुगतान करना पड़ेगा, यानी आर्थिक दंड से या फिर उम्र कैद से या फिर फांसी की सज़ा इन लोगों को भी होगी। यानी सीधा सीधा एक बात समझने की इसमें
जानकारी मैं दे रहा हूँ आप लोगों को कि अगर मान लीजिए 4 मित्र हैं और उसमें से जो मुख्य आरोपी है, जो उसको सज़ा होगी, जो आर्थिक दंड लगेगा, वही आप तीनों लोगों को होगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि इन चारों धाराओं में आपको कैसे बचना चाहिए। तो इन धाराओं से बचने के लिए आपको एक वकील की आवश्यकता होती है, क्योंकि वही एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके केस को समझ सकता है, सुलझा सकता है और आपको जमानत भी दिलवा सकता है। किसी भी न्यायालय में जाइए तो आप किसी ऐसे अधिवक्ता को अपने केस में नियुक्त करिए जो पहले से ही इन मामलों में पारंगत हो, क्योंकि वही पारंगत होने की वजह से आपको जमानत दिलवाएगा और हमेशा हमेशा के लिए आपको इन धाराओं से, इन केसों से आपको जमानत भी दिलवा देगा। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझसे कमेंट करके जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।